Today we will discuss about optical isomerism. तो बेसिकली हम समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप होता है, जिसमें हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मेनली हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। तो हम बोलते हैं कि ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसके प्लेन को रोटेट कर देते हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा करेगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। तो पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव समझ आना चाहिए कि हम बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा उसके प्लेन से थीटा पे, तो हम बोलेंगे वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो डिफरेंस समझ आना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके, चेक कैसे किया जाता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है कि नहीं। तो हम उसके लिए एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर क्या होता है, सेटअप होता है। बेसिकली हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट हमने पास की, तो पहले हमें जब ऑर्डिनरी हम लाइट पास करेंगे तो हमें मिलेगी यहाँ पे पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी इसमें, तो ये हमारी क्या है, पॉलीक्रोमेटिक। अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को अगर हम स्लिट से पास करते हैं तो स्लिट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए डिफाइन होता है, मतलब उसमें से कोई एक हमारी क्या हो जाएगी, लाइट पास हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की। तो हम उसे मोनोक्रोमेटर बोलते हैं, जो क्या करेगा, पॉलीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट कर देगा। ओके, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी हमारी क्या है, नॉन पोलराइज्ड है, मतलब हर डायरेक्शन में लाइट चल रही है। तो अब हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक पोलराइजर यूज करते हैं हम, जिसमें हम मेनली निकोल प्रिज्म लेते हैं। निकोल प्रिज्म बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइड फॉर्म होता है उसका, उससे बना हुआ होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या करेगा, जितनी भी हमारी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको क्या कर देगा, एक प्लेन में कर देगा। तो ये हमारी जो हो गई, ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर हम इसको ऑर्गेनिक सैंपल से पास करते हैं तो हम देखते हैं वहां पे एक रीडिंग होती है। तो अब वो वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिफरेंस हमारे एनालाइजर पे ना आए। तो डिटेक्ट करने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो हम बोलते हैं, अगर हम इस इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है जिनको हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या हैं, वो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो थीटा जीरो होगा, मतलब वहां पे हम बोलेंगे कोई भी हमें डिटेक्शन नहीं मिलेगा एनालाइजर में। तो हम बोलेंगे उस केस में हमारा कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। डेफिनेटली रोटेट ही नहीं कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। दो चॉइस और हैं, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करे और या वो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स सिंपल नोटेशन। क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो हम बोलेंगे तब भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन हम उसको डेक्स्ट्रो फॉर्म या इसको लेवो फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट में डी से या प्लस। ये प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस है, और एल या माइनस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि हमारा वो डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। तो बेसिकली समझ आना चाहिए, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी। थीटा पॉजिटिव है तो डी फॉर्म होगा, थीटा निगेटिव है तो एल फॉर्म होगा, और अगर थीटा नहीं है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। तो ये बेसिकली हमारा पोलरीमीटर का टारगेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इस ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं यहाँ से जो रोटेशन बेसिकली हमें मिलता है, ऑप्टिकल रोटेशन,
उसके लिए पहले एक स्टैंडर्ड पैरामीटर डिफाइन किया गया है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अब ये क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन? हम बोलते हैं कि पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1 ग्राम/ml। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज काइंड ऑफ डेंसिटी, पर यूनिट डेंसिटी। तो 1 ग्राम/ml होगा। 1 डेसीमीटर ट्यूब होनी चाहिए, मतलब 10 सेंटीमीटर की। लैम्डा फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो भी रोटेशन आएगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। मतलब अल्फा इसका जो सिंबल होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेवलेंथ कांस्टेंट है, तो सिंपली अगर रोटेशन क्या है, थीटा है, तो डिवाइडेड बाई डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ ट्यूब, जो भी हमारी पाथ लेंथ है। तो ये कहलाता है हमारा स्पेसिफिक रोटेशन। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने बोला थीटा हमारा 70 डिग्री है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 ग्राम/ml और लेंथ है हमारी सैंपल की, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे जो अल्फा होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा 70 थीटा अपॉन 2, और 20 सेंटीमीटर को अगर हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 35/2, 17.5 डिग्री। तो हमारा जो अल्फा होगा वो कितना होगा 17.5 डिग्री। तो समझ आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रोटेशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन। तो जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है पर यूनिट डेंसिटी पर यूनिट पाथ लेंथ हमारा कहलाता है स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल आ सकता है इस चीज का। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन जो हमें मिली थी। तो हम बोलते हैं कि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनको जब ऑब्जर्व किया जाता है तो वो सिमेट्रिकल होते हैं फर्स्ट, और रोटेशन तो उनका कितना होगा 0, तभी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हम बोलते हैं सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है। ओके, इनएक्टिव को जब ऑब्जर्व किया गया तो हम बोलते हैं वो असिमेट्रिक होते हैं और उनका ऑप्टिकल रोटेशन जो अल्फा है वो नॉन जीरो है। अच्छा, ऑप्टिकल रोटेशन मेनली अल्फा क्या होता है 0। स्पेसिफिक रोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के केस में हमारा जो होगा वो अल्फा क्या होगा नॉन जीरो होगा। अब सिमेट्री और असिमेट्री को समझने के लिए हम एलिमेंट, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट समझ लेते हैं। उतना ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें फिर भी आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स। हम बोलते हैं ये टोटल 23 होती हैं, टोटल 23 होती हैं जिनको 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम क्या बोलते हैं कि किसी प्लेन के अराउंड अगर हम प्लेन कट करें, मतलब 2 इक्वल पार्ट में कट करें और वहां पे मिरर रखें, तो क्या हो जाना चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर रिजेंबल कर जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको बीच से कट करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। तो ये कहलाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे इसको देखें, इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें तो देखो क्या है, ये मिरर इमेज जैसा दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ये हमारी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आनी चाहिए कि हम बोलते हैं इमेजिनरी प्लेन इन विच अ मॉलिक्यूल डिवाइड इनटू, ये मॉलिक्यूल कैन बी हमारा क्या हो सकता है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो काइंड ऑफ मिरर इमेज जैसा ही हो गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आना चाहिए, सिंपली अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में कट करें वो और एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए, तो वो कहलाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 एग्जाम्पल हमारे सामने। दूसरी होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या है, हम बोलते हैं किसी पॉइंट से अपोजिट डिस्टेंस में अगर हम ट्रेवल करते हैं, या वी कैन से दैट मॉलिक्यूल के सेंटर से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं और हमें सेम ग्रुप मिलते हैं या सेम एटम मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इधर चल रहे हैं, इधर ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे आर मिल रहे हैं दोनों और उसमें एच मिल रहे थे, तो ये कहलाएगा
सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें देखो यहां से ऐसे चल रहे हैं, हाइड्रोजन मिलेगा, यहां से ऐसे चल रहे हैं तो क्लोरीन मिलेगा। तो ये हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक अगर लाइन ड्रॉ करें हम किसी पॉइंट से एटम या ग्रुप की तरफ, और अगर सेम इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलते हैं तो वो कहलाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। If a line is drawn from any atom or group to this point and then extended to an equal distance, ध्यान रखना equal distance पे, beyond this point meets the identical atom or group. सेम अगर एटम और ग्रुप मिल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन जाने पे तो वो कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन के अराउंड फोल्ड हो रहा था, और यहाँ पे पॉइंट के अराउंड हम बोलते हैं सिमेट्री होती है। नेक्स्ट दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट उनका नाम। अगला है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री में क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर C2 है, मतलब n, अगर उसको n फोल्ड सिमेट्री भी बोलते हैं, n अगर हम बोलते हैं 360/n से अगर हम उसको रोटेट करें तो अगर हमें सेम मॉलिक्यूल मिल जाए तो वो कहलाती है CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास 180, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 2, n इक्वल टू 2 हो गया 180 के लिए। तो हम बोलेंगे क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम C2 से देखो फोल्ड करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेट किया हमने यहाँ पे, ये इधर, और अगर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया तो देखो सेम मिल जाएगा हमें, Me ऊपर H नीचे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे देखो सेम आ रहा है ओरिजिनल, तो हम बोलेंगे ये क्या कहलाएगी, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, 360/n से अगर हम रोटेट करें और हमें ओरिजिनल या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाए। जैसे ये देखो एक एग्जांपल और है, इसमें ग्रुप है, तो अगर हम इसको 90 से रोटेट कर दें, तो 90 से अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, और ये वाला इधर चला जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट MEH, MEH, MEH और MEH। तो देखो सेम आ रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से हमने किया है तो दैट विल बी 360/90, तो C4। तो ये हमारी क्या है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो समझ आना चाहिए बेसिकली कि सिंपली 360/n से रोटेट करते हैं और अगर हमें सेम मॉलिक्यूल मिलता है तो वो कहलाती है CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या उसे हम n फोल्ड। तो ये क्या हो जाएगी, 4 फोल्ड, और ये वाला हमारा एग्जाम्पल था, ये क्या होगा, 2 फोल्ड। ऐसी मिलती जुलती एक और होती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को SN से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन यहाँ पे जो n है दैट इज 360/n एंगल से होता है। ओके, देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। हम बोलते हैं अगर इसे 180 से रोटेट किया, तो 180 से रोटेट करेंगे तो ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये वाला ग्रुप इधर पहुंच जाएगा। ओके, आ गया Me अप है, H डाउन है उधर ऊपर, और ऊपर वाले में H अप है, Me डाउन है। ओके, ये हमारा 180 रोटेशन किया। अगर अब हम इसकी मिरर इमेज लेते हैं या रिफ्लेक्शन करते हैं तो व्हाट विल हैपन, ये वाला नीचे हो जाएगा, दिखेगा हमें पहले, क्योंकि मिरर यहाँ पे लगा दिया हमने। यहाँ पे अगर हम मिरर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Me, और ऊपर वाले में क्या मिलेगा, MEH। तो हम बोलेंगे अब ये और ये फर्स्ट और थर्ड क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। मतलब 360/n से रोटेट करें और उसके बाद उसकी मिरर इमेज लें, तो अगर हमें सेम मॉलिक्यूल मिलता है तो हम बोलेंगे वो कहलाती है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। When a molecule is rotated by 360/n and its mirror image is taken,
to the perpendicular plane of rotation, यहाँ पे देखो इधर हमने ली है perpendicular plane of rotation में, then its original molecule, original molecule अगर आता है तो that is called SN alternating axis of symmetry। तो ये जो एग्जाम्पल था एक इसका है S2 alternating axis of symmetry का। तो ये चार टाइप से हम लोग सिमेट्री को डिफाइन करते हैं। पहला था उसमें PS, दूसरा था CS, तीसरा था CN और फोर्थ वन इज SN। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं दो टर्म डिफाइन किए गए हैं, एक डिससिमेट्री और एक असिमेट्री। डिससिमेट्री में हम बोलते हैं कि एटलीस्ट दो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट गायब होने चाहिए, मिनिमम 2। वो कौन से होने चाहिए? CS और PS। अगर CS और PS नहीं है तो हम बोलेंगे वो मॉलिक्यूल क्या होगा? डिसिमेट्रिक होगा। ओके, असिमेट्री देखते हैं। असिमेट्री में हम बोलते हैं ऑल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना तो वहां पे PS होना चाहिए, ना तो वहां पे CS होना चाहिए, ना ही वहां पे CN होना चाहिए या SN होना चाहिए। तो हम बोलते हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिसिमेट्री एंड असिमेट्री। अगर PS और CS मिसिंग है तो डिसिमेट्रिक होगा, ऑल आर मिसिंग देन असिमेट्रिक होगा। तो यहां से हम कंक्लूड क्या करते हैं? यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज डिसिमेट्रिक। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा, क्योंकि असिमेट्रिक में PS और CS नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसिमेट्रिक। लेकिन डिसिमेट्रिक में क्या हो सकते हैं? CN और SN हो सकते हैं, तो वो क्या नहीं होगा? असिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ऑल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज डिसिमेट्रिक। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। थैंक यू, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।